उम्मीद है आपने सबने वीडियो देख ली होगी पहले की मेरी। बताते नहीं हो कि कमेंट में कैसी लगी वीडियो, कोई रिएक्शन नहीं देते हो, दिया करो, अच्छा लगता है। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 और 9, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, चैप्टर 8 और 9। चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और चैप्टर 9 तक जाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर 8 का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें जैसे चैप्टर में इंट्रोडक्शन दे रखा है रिप्रोडक्शन का, कि रिप्रोडक्शन के लिए एक ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी खर्च करता है, ठीक है, अपनी एनर्जी को खर्च करता है। तो रिप्रोडक्शन ना तो उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है रिप्रोडक्शन में। तो क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन में ये क्वेश्चन बन जाता है, एनसीईआरटी बना देती है कि भाई रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, कोई सर्वाइवल नहीं मिल रहा, या उसके डेथ या फिर लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है रिप्रोडक्शन, लेकिन तब भी वो एनर्जी खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है ताकि वो अपनी स्पीसीज को अर्थ पे रख सके, बनाए रखे, अपनी स्पीसीज को बनाए रखे, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखे अर्थ पे, इसी तो वाई एन ऑर्गेनिज्म डू रिप्रोडक्शन, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने के लिए अर्थ पे, ठीक है। लिख लो। जबकि रिप्रोडक्शन में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, ठीक है। रिप्रोडक्शन उसको कोई लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, उसको कोई सर्वाइवल नहीं दे रहा, लेकिन तब भी वो क्या करता है, टू मेंटेन द स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑफस्प्रिंग के लिए उसके फूड होना चाहिए, ठीक है, और एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। फूड होना चाहिए और एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा अगर ऑफस्प्रिंग को, तो तभी तो ऑफस्प्रिंग जो है अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या होंगी या नेसेसरी फैक्टर्स क्या होंगे, फूड, शेल्टर, ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस कौन सी, क्लाइमेट, टेम्परेचर वगैरह। अगर क्लाइमेट टेम्परेचर ऑफस्प्रिंग के हिसाब से होगा तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके सर्वाइवल के लिए यहाँ पे सही कंडीशन चाहिए। अब ये वेरिएशन क्यों आती है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, ठीक है। वेरिएशन आती है इसी वजह से, तुम देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है, ठीक है। तो हमेशा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज होती रहेंगी, टेम्परेचर चेंज होता रहेगा, अर्थ का टेम्परेचर दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, वार्म होता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशंस चेंज होती जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज होता रहेगा
तो कंडीशन चेंज होगी। अब उस कंडीशन में सर्वाइवल के लिए कुछ वेरिएशन चाहिए ना, उस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ तो होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो वो बोल देता है उसको वेरिएशन। वेरिएशन कहाँ से आती है? जब भी अब रिप्रोडक्शन के लिए सबसे मेन क्या है, एक और चीज कि डीएनए रेप्लिकेट होना चाहिए, डीएनए की कॉपी बननी चाहिए, ठीक है। डीएनए की जब कॉपी बनती है तो वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डीएनए की रेप्लिकेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि बिना वेरिएशन, बिना किसी चेंज के ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। बिना किसी चेंज के ये हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये बता रहा था कि वेरिएशन क्यों आती है। वेरिएशन इसलिए आती है क्योंकि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। डीएनए अपनी कॉपीज क्यों बनाएगा? क्योंकि उस डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना है, न्यू ऑर्गेनिज्म में, नए ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए उसको अपनी कॉपी बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। अपनी कॉपी बनाने के लिए क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। डीएनए बहुत लंबा होता है। कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹, मतलब कि 3 बिलियन बेस पेयर्स। बेस पेयर होते हैं डीएनए में, ठीक है। 3 बिलियन तो बहुत बड़ा नंबर है। इतने ज़्यादा को कॉपी करना बहुत मुश्किल है ना काम, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाती है। ये जो डीएनए है ये अपने पेरेंट से, जैसे मान लो जो ऑफस्प्रिंग में डीएनए क्या होगा, वो अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। आइडेंटिकल समझ लो कि एक एक बेस पेयर मिलता जुलता नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये डीएनए, ये जो इसके अंदर होता है, ये जो हमारा क्या होता है, बेस पेयर होता है। ये हमारा क्या होता है, ये लाइनें मैंने खींची, इसी को बेस पेयर कहते हैं। अगर ये एक एक बेस पेयर अपने पेरेंट से मिलता जुलता होगा तो फिर तो वेरिएशन आई नहीं। और मैंने बताया वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, नई कंडीशन में सर्वाइवल के लिए, एक ऑफस्प्रिंग के लिए वेरिएशन डीएनए में क्यों इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो लिख लो, वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट न्यू एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए वेरिएशन इंपॉर्टेंट है। तो समझ आ गया होगा कि वाई वेरिएशन अकर। वेरिएशन क्यों होती है? वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि 3 बिलियन बेस पेयर को कॉपी करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग जब बनता है तो क्या होता है, मेल और फीमेल का डीएनए आएगा, ठीक है। अब हमारे नेचर ने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी थोड़ा आसान करने के लिए क्या करा, सेल डिवीजन आसान कर दिया, ठीक है। मेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे, समझ आ रही है, ठीक है। 46, अब ये जो 46 क्रोमोसोम है इनका हाफ हो जाएगा 23। अब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है तो सेल भी हाफ होंगे, ठीक है। पहले इतना लिख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। अब मैं बता रहा था कि मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये नेचर ने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या किया, 23 में हाफ कर दिया,
ठीक है, 46 क्रोमोसोम को 23 में आप कर दिया। क्यों किया? हमें बनाना तो ह्यूमन ही है ना, ह्यूमन बीइंग बनाना है, तो ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम ही तो होंगे। ठीक है, तो 46 करने के लिए 23 यहाँ से आएंगे, 23 यहाँ से आएंगे, तो 46 हुई ना। अब अगर मान लो 46 और 46 मिलके बन गए, ठीक है, तो कुछ और बन जाएगा, ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। समझ आ रही बात? तो नेचर ने इस प्रोसेस को आसान करने के लिए क्या कर दिया, इस सेल डिवीजन चेंज कर दिया। सेल डिवीजन कैसा कर दिया? यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? ये 9th में पढ़ा होगा, मियोसिस। मियोसिस नाम का सेल डिवीजन होता है। मियोसिस कैसा होता है? मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नेचर ने इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को आसान बनाने के लिए क्या किया? सेल डिवीजन को मियोसिस में बदल दिया। ठीक है, तो मियोसिस में क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर एक तो हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ। साथ में क्या होता है? सेल्स का नंबर हाफ हो जाता है। अब देखो हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स जो होते हैं वही ऐसा काम करते हैं, मतलब कि गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्पेशलाइज सेल्स होंगे, स्पेशलाइज मतलब तुम्हें पता है कि सब ऑर्गेनिज्म में से ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्पेशलाइज टिश्यूज होते हैं, जिसमें यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज सेल्स का मतलब क्या है कि बहुत कॉम्प्लेक्स काम करने वाले सेल होते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज सेल्स किसमें होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स में ही होते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें स्पेशलाइज सेल्स हो। जैसे कि मान लो कोई एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, उसमें स्पेशलाइज सेल्स नहीं मिलेंगे। स्पेशलाइज सेल्स किसमें मिलेंगे? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये स्पेशलाइज सेल्स होते क्या है? ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्क को परफॉर्म करते हैं, और कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है इनका। कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट मतलब बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यूज बना रहे हैं, पर वो टिश्यूज किससे बने? सिमिलर सेल से। जितने भी क्या कहते हैं सेल्स हैं एक टिश्यू में, वो सारी सिमिलर है, एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और सेल डिवीजन मैंने बताया यहाँ पे मियोसिस है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और सेल नंबर भी हाफ हो जाता है। सेल नंबर हाफ का मतलब क्या है? जो नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल है। नॉन रिप्रोड्यूसिंग का मतलब जो सेल रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। हमारी बॉडी में ऐसे भी तो सेल है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते। ठीक है, उनका जो नंबर होगा हमारी बॉडी में उससे हाफ हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? जो हमारी बॉडी में नॉन रिप्रोड्यूसिंग सेल होंगे, जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है, तो उनका जो नंबर होगा, जैसे मान लो 10 लाख सेल है वो, तो 5 लाख ही बनेंगे। ठीक है, 5 लाख ही रह जाएंगे मेल और फीमेल में, जब भी मेल और फीमेल के गैमेट बनेंगे उसमें। ठीक है, तो ये किसमें हो रहा है? गैमेट फॉर्मेशन में। गैमेट फॉर्मेशन में ये सब होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? मियोसिस का हो जाता है। ठीक है, इतना समझ आया? उसके बाद मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम। ठीक है, ये जैसे इसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम। क्यों? मियोसिस से हो गया, अभी समझा दिया।
ठीक है। अब ये 23 मिल गई तो 46 बनाएंगे, इसीलिए हमने हाफ करा। अगर 46 मिल जाते तो ह्यूमन बीइंग ना बनता, कुछ और बन जाता। अब यहाँ पे ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब जाइगोट में क्या होगा, फिर से सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन अब यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे होता है माइटोसिस वाला, ठीक है। मियोसिस में तो क्या होता था, सेल का नंबर हाफ हो जाता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 46 से 23 कर देते। यहाँ पे क्या है, अब सेल 46 क्रोमोसोम वाले आ गए, एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। अब हमें वैसे ही सेल चाहिए ना पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में हमें 46 वाले ही चाहिए, 23 वाले नहीं चाहिए। 23 वाले सिर्फ गैमेट में होते हैं। तो 46 करने के लिए माइटोसिस वाला होगा, जिसमें कोई सेल नंबर हाफ नहीं होता, सेल नंबर हाफ नहीं होता है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर, सेल नंबर हाफ होगा तो क्रोमोसोम नंबर भी तो हाफ होगा, क्योंकि क्रोमोसोम सेल के अंदर ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में। तो ये भी हाफ नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा, जब जाइगोट बन जाएगा माइटोसिस वाला, क्योंकि हमें 46 वाले ही चाहिए सारे, 23 वाले नहीं चाहिए। अब ये जब सेल डिवीजन करते रहेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, ठीक है। और ये एम्ब्रियो क्या काम करे, ये एम्ब्रियो कहाँ जाएगा, जब एम्ब्रियो की एक स्टेज आ जाएगी, मतलब कि कुछ सेल की स्टेज होती है एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो की एक सेल स्टेज होती है, ठीक है। जब वो आ जाएगी तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन मतलब वो एम्ब्रियो जाके यूट्राइन वॉल पे अटैच हो जाएगा। वो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जाके यूट्राइन वॉल पे अटैच हो जाएगा, या फिर इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन उसी को कहते हैं। इम्प्लांटेशन किसको कहते हैं, जो एम्ब्रियोनल स्टेज पे इम्प्लांटेशन होता है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। इसका नाम याद कर भी सकते हो, नहीं भी करना कोई फर्क नहीं है, ठीक है। लेकिन एक एम्ब्रियोनल स्टेज पे जाके अटैच होता है। अटैचमेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रियोनल स्टेज पे, किससे, यूट्राइन वॉल से। तो समझ आ रही इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। इतना समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। इतने बड़े बड़े काम क्यों कैसे कर लेता है, सेल के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी को यूटिलाइज कर लेगा इतने बड़े बड़े काम करने में, ठीक है। जैसे कि 23 सेट मेल के आए तो 23 फीमेल के आए, यहाँ पर आके मिल गए। अब जब ये कंबाइन होंगे, ये 23 से जुड़ने हैं ना, तभी तो ये एक बनेगा। तो 23 को पहले वो चेक करेगा, फिर वो दूसरे 23 को चेक करेगा, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने बताया एक डीएनए में 3 to 10 की पावर 9 बेस पेयर है। इतने ज़्यादा बेस, मतलब कि 3 बिलियन बेस पेयर को गिनना आसान बात थोड़ी ना है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इसको हटाया इसको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सेल इतने बड़े बड़े काम कैसे कर लेता है। सेल के अंदर होती है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी निकलेगी उस सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, और सेल क्या कर लेगा, इतने बड़े बड़े डीएनए रेप्लिकेशन कर लेगा, ठीक है। मेल से अगर 23 आए सेट क्रोमोसोम के, फीमेल के 23 सेट आए, तो 23 और 23 सेट को मिलाएगा कौन, सेल ही तो मिलाएगा, ठीक है। जो जाइगोट बनेगा वही तो काम करेगा, ये जाइगोट वाला सेल। तो इतने बड़े बड़े डीएनए को मिलाना आसान बात नहीं है, इसके लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। समझ आ रही है। उसके बाद ये देखो कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फर्क है।
एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट आता है, ठीक है, सिंगल पेरेंट रिक्वायर। जबकि यहाँ पे 2 पेरेंट रिक्वायर। एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं होती, क्यों नहीं होती? यहाँ पे क्या है, डीएनए जो होता है, जो ऑफस्प्रिंग में डीएनए गया होगा वो पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, ठीक है। जो डीएनए होता है वही तो हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन है वो बनाता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन है वो वैसे ही बन रहे हैं जैसे पेरेंट के थे, तो आइडेंटिकल बॉडी तो लगेगी। समझ आ रही बात? यहाँ पे वेरिएशन अगर होती है, यहाँ पे वेरिएशन हो गई, थोड़ी बहुत वेरिएशन क्यों चाहिए मैंने अभी बता दिया, कंडीशन में, सर्वाइवल के लिए, नई कंडीशन। उसके बाद एसेक्सुअल में और क्या पॉइंट आ सकता है? देखो, सिंगल पेरेंट रिक्वायर, 2 पेरेंट रिक्वायर, वेरिएशन नॉट अकर, वेरिएशन अकर। अब ये पॉइंट का मतलब देखो, डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर टू पेरेंट। अगर डीएनए बिल्कुल सिमिलर नहीं होगा तो वो ह्यूमन बीइंग थोड़ा ना बनेगा, हो सकता है वो गोरिल्ला बन जाए। बात समझ आ रही है? डीएनए बिल्कुल सिमिलर चाहिए, ऐसा नहीं है कि डीएनए सिमिलर नहीं होगा, डीएनए सिमिलर तो चाहिए लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 बेस पेयर, जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनका 99% डीएनए सेम होता है, 0.1% ही अलग होता है, और वो 0.1% भी अलग वेरिएशन की वजह से आता है, ठीक है। जितने भी जैसे वो होते हैं क्राइम केसेस, उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल को पहचानने के लिए कैसे होती है? क्योंकि जो थंब होता है, थंब प्रिंट, वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर मान लो कोई फादर है और सन है, उनकी डीएनए मिलते होंगे, उनके 100% डीएनए मिलता होगा। बात समझ आ रही है? उनका 100% डीएनए मिलता होगा तो वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो डीएनए, इस पॉइंट का मतलब समझ आया कि डीएनए आर नॉट आइडेंटिकल बट सिमिलर। यस सर। टू पेरेंट्स। अगर सिमिलर नहीं होगा तो मैंने बताया ना, ह्यूमन बीइंग नहीं बने, कुछ और बन जाएगा। और यहाँ पे तो आइडेंटिकल ही होता है। यहाँ पे बॉडी शेप, साइज सब आइडेंटिकल होगा ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे नहीं होगा। अगर इसका एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिखोगे? पिजन, बर्डिंग, या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सब क्या हो रहा है? एग्जाम्पल है किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है पेरेंट से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। और यहाँ पे क्या हो सकता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स या फिर ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, प्लांट्स लिख रहा हूँ तो इतना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब
देखो हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। मैंने आपको समझा दिया कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है और इंट्रोडक्शन दे दिया चैप्टर का। अब हम चैप्टर पे आए हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहला टाइप फिजन। फिजन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो डिवाइड कर जाती है, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होगी वो डिवाइड कर जाएगी। अब बॉडी डिवाइड करेगी तो उसका अंदर का न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस को होल्ड करने के लिए साइटोप्लाज्म चाहिए ना, तो सब कुछ डिवाइड होगा। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक तो बाइनरी और एक मल्टीपल। जो बाइनरी होता है वो करता है अमीबा, और ये फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी करता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये मल्टीपल भी करता है। लेकिन हमारे बुक में जो लिखा है बाइनरी लिखा है अमीबा का, ठीक है। तो यही लर्न करो। मल्टीपल यीस्ट कर सकता है, ठीक है। यीस्ट एग्जांपल लर्न कर सकते हैं मल्टीपल। और एक और है जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ये क्या है, ये भी तुम्हारी बुक का एग्जांपल है। मलेरियन पैरासाइट, जो मलेरिया को कोज करता है ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ये क्या करता है, मल्टीपल डिवीजन कर करके हमारी बॉडी में फैल जाता है और मलेरिया कोज करता है हमारी बॉडी में। समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखे तो होल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो यही थी फिजन, और एग्जांपल भी बता दिए। अब अगला, ये तो फर्स्ट था मेथड, फर्स्ट मेथड बता दिया। अब सेकंड, फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन होगी। ये पॉइंट लिख लो ऊपर। जबकि सेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल। समझ आ रही है। जब तक एसेक्सुअल को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक उसका ऑफस्प्रिंग सही से ग्रो नहीं होगा। फेवरेबल कंडीशन तुम्हें पता है ना, फूड, शेल्टर, टेम्परेचर, क्लाइमेट वगैरह, ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो सकती है, और वहाँ पे ऑफस्प्रिंग भी क्या है, सेफ है। सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस क्यों होती है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो दो पार्ट में बढ़ जाती है, या फिर जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म था, ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वैसे तो रोड शेप भी होते हैं, बहुत सारी शेप होती है। मैं रोड शेप बना देता हूँ। ये रोड शेप बैक्टीरिया तुमने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये रोड शेप बैक्टीरिया अभी ग्रो हो रहा है, अभी मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। मान लो ये बड़ा हो गया। ये क्या था, ये न्यूबॉर्न था, और ये मैच्योर है, ठीक है। जैसे ये मैच्योर हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा। समझ आ रही बात। पहले तो न्यूबॉर्न था, ये ग्रो हो रहा है। जैसे ये पूरा मैच्योर हो जाएगा, अब इसको पता चल गया कि मैं पूरा बड़ा हो चुका हूँ, तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। और ये हाफ पीस जो है इसके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखो,
ठीक है, ये हाफ होगा क्यों? हाफ इसलिए होगा कि इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, मान लो कोई फिजिकल डैमेज हो गया हो, उससे भी हाफ हो सकता है, समझ आ रही है? लेकिन तुमसे ये रीज़न नहीं पूछेंगे कि हाफ क्यों हुआ। तो फ्रेगमेंटेशन समझ आया क्या होता है? व्हेन ऑर्गेनिज्म इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। इसका फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल लीशमैनिया। लीशमैनिया एक ऑर्गेनिज्म है जो काला अजहर कोज करता है। हमें हमारी जो बीमारी होती है काला अजहर वो कोज करता है, और बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है फ्रेगमेंटेशन का। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा फ्रेगमेंटेशन का? स्पाइरोगायरा। ठीक है, दो में डिवाइड हो जाती है और ये नया स्पाइरोगायरा ग्रो हो जाता है। तो उसके बाद देखते हैं रीजनरेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन बताया था पहले। एक फीचर का एग्जांपल वो लिख देना, लीशमैनिया बुक में दे रखा है, जो काला अजहर कोज करता है। ठीक है, इसका नाम मल्टीपल फीचर का था। अब हम आते हैं रीजनरेशन पे। रीजनरेशन क्या है? जैसे मान लो पेरेंट बॉडी का कोई बॉडी पार्ट ब्रेक हो जाता है, कट हो जाता है, वही बॉडी पार्ट जो होगा वो नए ऑफस्प्रिंग बनाने में रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, वही जो बॉडी पार्ट होगा कटा हुआ वो नया ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे देगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन पेरेंट बॉडी पार्ट कट और ब्रेक एंड दीज बॉडी पार्ट ग्रो इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एग्जांपल क्या? हाइड्रा और प्लेनेरिया। प्लेनेरिया वैसे बुक में दिया हुआ है, हाइड्रा भी हो सकता है। बर्डिंग, अब बर्डिंग क्या हो देखो, बर्डिंग क्या है? बर्डिंग में क्या होता है, एक पेरेंट होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो ज़्यादा ग्रो हो जाती है सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, जैसे ये पेरेंट है, इसकी स्टेम निकली हुई है, और ये वाली जो स्टेम है मान लो ये ज़्यादा ग्रो हो गई। ठीक है, सेल डिवीजन की वजह से ये वाली जो स्टेम है ज़्यादा ग्रो हो गई। अब जब ये ग्रो होकर मैच्योर हो जाएगी तो ये अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी? डिटैच हो जाएगी, और जब ये डिटैच हो जाएगी तो ये नए पेरेंट में बदल जाएगी। ठीक है, तो समझ आई, न्यू इंडिविजुअल ये होगा। तो यही है बडिंग। बडिंग समझ आई कि एक पेरेंट होगा, उसकी जो एक स्टेम है वो ज़्यादा ग्रो हो जाएगी। क्यों? सेल डिवीजन होती रहती है बॉडी में, इस वजह से सेल डिवीजन जब ज़्यादा हो जाएगी तो वो मैच्योर हो जाएगा, और वो मैच्योर जो होगा वही नया इंडिविजुअल दे देगा। ठीक है, इसको बडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हाइड्रा हो सकता है, फंगी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली प्लांट्स के लिए, जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम और लीफ। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं नए पेरेंट को बर्थ देने के लिए। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल हो सकता है ब्रायोफाइलम लीफ बर्ड्स। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन समझ आया कि जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गई, ये सब नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, हम एक ट्री की बार्क लेते हैं और उस ट्री की बार्क को कहीं और चिपका देते हैं किसी और ट्री पे। ठीक है, तो वो लेयरिंग है। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जैसे कि इस ट्री की बार्क की थोड़ी सी छिल निकाली, मतलब कि थोड़ी सी लेयर निकाली। ठीक है, तो वो लेयर हमने चिपका दी। लेकिन ग्राफ्टिंग में तो क्या है, हम पूरी की पूरी बार्क ले लेंगे, अंदर से उखाड़ के
किसी और प्लांट में फिट कर देंगे, तो जो उस प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो दूसरे प्लांट में आ जाएंगे ग्राफ्टिंग में, ठीक है। और स्टोलन क्या है, स्टोलन अभी यहाँ पे भी समझाऊंगा, अभी देखना। और ब्रायोफाइलम लीफ बड क्या है, जैसे कि ये है, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है मान लो, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो मार्जिन्स होते हैं यहाँ पर नए प्लांट आ जाते हैं, मार्जिन्स, लीफ के मार्जिन पे नए प्लांट आ जाते हैं। और ये नए प्लांट जब सॉइल से टच करते हैं, नीचे सॉइल होगी, ठीक है, जब ये सॉइल से टच करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक नए प्लांट ग्रो हो जाएगा। समझ आ गया, इसी को ब्रायोफाइलम लीफ बड्स कहते हैं, ठीक है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मैंने बताया कि रूट, स्टेम और लीफ जो होते हैं वो सिमिलर देते हैं बिल्कुल। जैसे कि मान लो किसी और रूट से लिया, किसी प्लांट से हमने रूट ले ली, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट ले लिया, उसको ग्रो करने लग गए, ठीक है। अब वो जो रूट होगी वो जो पेरेंट से आई है रूट, वो बिल्कुल सिमिलर होगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो फ्रूट निकलेंगे, जो फ्लावर निकलेंगे वो बिल्कुल पेरेंट जैसे ही होंगे। तो इसीलिए तो इसको एसेक्सुअल कहा, क्योंकि ये पेरेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, ठीक है। अब अगले पे आओ, ब्रेड मोल्ड ऑफ हाइफा, ठीक है। ये कैसे होता है, जैसे कोई ब्रेड को हमने वेट कर दिया, गीला कर दिया, अब उस ब्रेड को फेवरेबल कंडीशन मिल गई, ठीक है। फेवरेबल जब कंडीशन मिली तो उसके ऊपर क्या आ गया, हाइफा आ गया, मोल्ड, मोल्ड ग्रो हो गया, ठीक है। मोल्ड किसको कहते हैं, ये तो राइजोपस है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम राइजोपस कहेंगे, ठीक है। और मोल्ड किसको कहेंगे, जो इसके ऊपर ग्रो हुआ है। और हाइफा किसको कहेंगे, जिसके ऊपर ये मोल्ड है। ये जैसे ये जो लाइन है, लंबे थ्रेड लाइक जो लाइन है, ये थ्रेड लाइक जो लाइन होती है, इसको क्या कहते हैं, हाइफा। और स्टोलन किसको कहते हैं, स्टोलन क्या होता है, जैसे मान लो ये पूरी लेयर है, यहाँ पर कहीं पर एक जगह पे निकल गए, फिर यहाँ पर कहीं पर एक जगह पे निकल गए, फिर यहाँ पर निकल गए, ये बिल्कुल ग्रास की तरह है। ये पूरे ब्रेड पे ऐसे ऐसे फैल जाएगा, ये देखो यहाँ भी फैल सकता है, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो स्टोलन समझ आ रहा है क्या होता है, स्टोलन बिल्कुल ऐसा होता है कि एक लेयर फैल जाएगी, फिर कहीं कहीं पर मोल्ड निकल जाएंगे, और ये लेयर यहाँ भी फैल सकती है, यहाँ भी फैल सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे गार्डन में ग्रास होती है, वैसा ही है स्टोलन। तो स्टोलन एक तरीका था इसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, तो ये भी समझ आ गया। ब्रेड मोल्ड समझ आ गई। अब ब्रेड मोल्ड में क्या होता है, ये जो ऊपर सर्कुलर है, स्फेरिकल शेप है, इसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें से स्पोर निकलते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर निकलेंगे, और क्या करेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे स्पोर निकल के, ठीक है। और ये स्पोर निकलते हैं तो क्या होता है, स्पोर अपने आसपास थिक लेयर बना लेते हैं। अब थिक लेयर क्यों बनाएंगे, मान लो ये निकल गए फेवरेबल कंडीशन में, कुछ टाइम बाद अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, इनके बराबर की नहीं आई, इनके हिसाब की नहीं आई, तो क्या करेंगे, थिक लेयर बना देंगे अपने आसपास, ठीक है। थिक लेयर क्यों बनाते हैं, बचने के लिए अपने आप, समझ आई। तो ये राइजोपस स्ट्रक्चर होता है, इसको ऐसे से ले लो। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। इसमें एक पहले एक और टॉपिक है टिश्यू कल्चर, वो भी देख लो। टिश्यू कल्चर में क्या है, हम एक प्लांट का सेल ले लेते हैं या फिर टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है। इसको एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट से भरा हुआ मीडियम होता है, उसमें हम इसको ग्रो करते हैं, किसको, प्लांट सेल को या फिर टिश्यूज को, ठीक है। अब उसको ग्रो करेंगे तो क्या होगा, वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सेल ग्रो कर करके बहुत सारे सेल बन जाएंगे, सेल का एग्रीगेट बन जाएगा,
ठीक है। अब वो सेल का एग्रीगेट क्या बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा, और फिर वो टिश्यूज क्या बनाएंगे, एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। सेल का एग्रीगेट जो बनेगा उसका नाम क्या होता है, कैलस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कैलस। और यही क्या देगा, इसको हम हार्मोनल मीडियम में लेके जाएंगे, जिसमें प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हार्मोन होंगे। ठीक है, प्लांट में भी तो ग्रोथ के लिए हार्मोन होंगे, वो हमने उसमें डाल दिए। अब ये हार्मोनल मीडियम क्या करेगा, इसको टिश्यू में कन्वर्ट कर देगा और प्लांट प्लेट आ जाएगा। प्लांट प्लेट मतलब छोटा सा पौधा। ठीक है, और ये छोटा सा पौधा हम सॉइल में लगा देंगे और इंडिविजुअल आ जाएगा। तो समझ आया टिश्यू कल्चर क्या होता है। हमने टिश्यू कल्चर का यूज कहाँ पे होता है, डिसीज फ्री प्लांट को बनाने के लिए या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट को बनाने के लिए। करते क्या है, इसमें समझ आ गया कि एक टिश्यू लेते हैं या सेल लेते हैं प्लांट का, उसको हम एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करवाते हैं। फिर क्या होगा, वो सेल ग्रो कर करके सेल का एग्रीगेट बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैलस। ठीक है, और वही कैलस क्या देगा, अब हार्मोनल मीडियम में लेके जाएंगे उसको, दोबारा वो टिश्यू दे देगा वो सेल, और ये टिश्यू प्लांट प्लेट देगा, छोटा सा पौधा। ठीक है, बस प्लांट प्लेट को सॉइल में लेके जाएंगे, फिर न्यू इंडिविजुअल दे देगा। ठीक है, और ये किस में यूज होता है, इन ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर डिसीज में फ्री प्लांट को बनाने के लिए। डिसीज फ्री प्लांट का मतलब, मान लो पेरेंट को डिसीज हो गया कोई, तो पौधा सड़ता जा रहा है। ठीक है, अब वो पौधा अगर सड़ रहा है तो वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा ना, तो जो उसका सही पार्ट होगा वो हम उखाड़ लेंगे, मतलब कि कट कर देंगे, और सही पार्ट को हम मीडियम में ग्रो कर लेंगे। उस सही पार्ट में से सही सेल निकाल लेंगे और उसको ग्रो कर लेंगे। तो समझ आया टिश्यू कल्चर। इसका एसएस ले लो। ओके सर। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मेल पार्ट होता है स्टेमन और फीमेल पार्ट होती है पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो क्या देता है, पोलन ग्रेन। स्टेमन को हम एक और नाम से बुलाते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम, और पिस्टिल को मेगास्पोरेंजियम। लेकिन वही लर्न नहीं करना, पिस्टिल क्या देता है, पिस्टिल में भी 3 पार्ट होते हैं। देखो, पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है वो बल्ज पार्ट होता है, और स्टाइल लॉन्ग स्लेंडर। लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और स्टिग्मा क्या होता है,
जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करते जाके वो स्टिग्मा होता है, ठीक है। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये ओवरी के अंदर होता है, इनसाइड ओवरी। समझ आई बात? तो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और इस ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एक्स सेल होता है, ठीक है। अभी एक्स सेल और पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेट आएंगे ये फ्यूज करके क्या देंगे? जाइगोट। और फिर सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो, ठीक है। जिससे क्या बनेगा? एम्ब्रियो। मैंने बताया स्टेमन से पोलन ग्रेन आए और पिस्टिल से ओव्यूल आया। ओव्यूल कहाँ से आया? ओवरी से, ठीक है। और पोलन ग्रेन ने मेल गैमेट दिया और ओव्यूल ने एक्स सेल दिया। अब ये मेल गैमेट और एक्स सेल फ्यूज कर गए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया। दो गैमेट से फ्यूजन होके जाइगोट का फॉर्मेशन होना क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की अगर डेफिनेशन है तो क्या लिखोगे? टू गैमेट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से सेल डिवीजन से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो का क्या होगा? देखो, ये जितने भी पार्ट होंगे पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, ये सब डीजेनरेट हो जाएंगे। डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं फ्रूट जिसमें सेपल रहता है, ठीक है। सेपल रहता है, वो कैसा है? टोमेटो में सेपल रहता है, ठीक है। तो बाकी ज्यादातर में जो डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब कि खत्म हो जाते हैं। अब ओवरी का क्या होता है? ओवरी जो है फ्रूट बनाती है, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है? एम्ब्रियो में जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है। ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल सीड बनाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एंडोस्पर्म में। यहाँ पे अगर पूछे कि फ्लोइडी क्या है, अगर यहाँ पे पूछे फ्लोइडी क्या है, तो एम्ब्रियो की होती है 2n और एंडोस्पर्म की होती है 3n, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 2 सेल होते हैं, यहाँ पे 3 सेल हो जाते हैं। ये डिवीजन से ही होता है। जाइगोट में भी 2 सेल ही होगा, 2n। n का मतलब क्या? कि कितने सेल है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी है? n। यहाँ पे भी n। ये कितने सेल है? फ्लोइडी का मतलब क्या? कितने सेल है। और इस एंडोस्पर्म से क्या बनता है? इस एंडोस्पर्म में क्या होता है? स्टोर्ड फूड होता है, जो भी ग्रोइंग प्लांट होता है उसको काम आता है, ठीक है। तो ये समझ आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट में, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर।
अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है? पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड होना पॉलिनेशन होता है। मतलब जब पोलन ग्रेन लैंड होगा तो मेल गैमेट देगा और ये मेल गैमेट सीधा कैसे चला जाएगा ओव्यूल तक, मतलब कि एक्सेल तक। एक्सेल से जाके ये क्या होगा? फ्यूज होगा। कौन? मेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होगा? एक्सेल से जाके फ्यूज होगा। तो ये सीधा कैसे चला जाएगा? ये किसके थ्रू जाएगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा ये, ठीक है। सेल डिवीजन से क्या करेगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, और पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन से सीधा ये एक्सेल तक जाएगा और मेल गैमेट फ्यूज हो जाएगा जाके एक्सेल से। अब यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन यही है कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंडिंग, ठीक है। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंडिंग क्या है? पोलिनेशन। ये भी दो टाइप की होती है। सेल्फ पोलिनेशन कौन सी होगी? अगर मान लो एक ही फ्लावर के अंदर हो जाए या एक ही प्लांट के अंदर हो जाए तो वो सेल्फ पोलिनेशन है। अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर हो तो क्रॉस पोलिनेशन है। ये कह रहा हूं मैं, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन और स्टिग्मा। ये चीज अगर एक ही प्लांट या एक ही फ्लावर के अंदर हो जाए तो वो कैसी होगी? सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस पोलिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट्स। अगर जो सेल्फ पोलिनेशन है उसके लिए तो कोई एजेंट नहीं चाहिए। एजेंट मतलब उसको जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करे जाके, ठीक है। तो सेल्फ पोलिनेशन में नो एजेंट रिक्वायर्ड। यहाँ पे लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? एजेंट रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अभी एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक कौन सा होगा? विंड, वाटर, ठीक है, ये होगा। विंड और वाटर के थ्रू पोलन का ट्रांसफर हो सकता है। और बायोटिक कौन होगा? बायोटिक अगर लिरिक होता है ना तो यहाँ पे बहुत सारे आ सकते हैं। वैसे तो हनी भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, हनी भी लिख सकते हैं। और एजेंट जो होते हैं यहाँ पे उनको क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है प्लांट से। रिवॉर्ड के तौर पे क्या मिलता है? नेक्टर मिलता है, ठीक है। नेक्टर मिलता है मतलब कि फूलों का रस। और वो इस रिवॉर्ड के लिए क्या करते हैं? पोलन को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा तक, ठीक है। तो ये समझ आया? तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट खत्म हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो मैं ये पढ़ा रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उसमें क्या एंजियोस्पर्म कौन होते हैं? जो फ्लावर बियर करते हैं, मतलब कि जिन पे फ्लावर आते हैं वही एंजियोस्पर्म होते हैं। जिन पे फ्लावर नहीं आते वो होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। डाइकोट कौन होते हैं? जिन पे दो कोटिलेडन होगा, जैसे ये बना हुआ है, ये देखो एक और दो कोटिलेडन होगा। कोटिलेडन में क्या होता है? फूड स्टोर होता है, ठीक है। फूड स्टोर किस लिए होता है? प्लांट को ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, ठीक है। तो फूड कोटिलेडन में स्टोर होता है। तो ये ऊपर का जो पार्ट होता है ये प्लूमल होता है। ये क्या देता है? शूट देता है, मतलब कि स्टेम देता है, ठीक है। शूट टिप देता है ग्रो करके, जब फ्यूचर में ग्रो हो जाता है तो। और रेडिकल नीचे के पार्ट को कहते हैं, जिसको जो हमें क्या देता है? रूट टिप देता है, ठीक है, जब ग्रो हो जाता है। और रेडिकल की जो कवरिंग होती है वो रूट कैप होती है, मैं बता चुका था। अब मोनोकोट में क्या है? इनके पास दो कोटिलेडन होते हैं, ठीक है। सॉरी, डाइकोट में दो कोटिलेडन थे, मोनोकोट में एक कोटिलेडन है।
ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है, ग्रास। और डाइकोट का एग्जाम्पल क्या है, एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसके पास एक कोटिलिडन है, तो ये कैसा दिखता है, ऐसा, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये ऐसा सीड होता है और ये ऐसा सीड होता है, समझ आई, ठीक है। तो अब उसके बाद आते हैं बायसेक्सुअल प्लांट और यूनिसेक्सुअल प्लांट। बायसेक्सुअल प्लांट क्या है, इनके बुक में एग्जांपल दे रखे हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल दे रखा है पपाया और वाटरमेलन, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। अब बायसेक्सुअल क्या होते हैं, जिनके पास दोनों हो, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो, ठीक है। वो कौन से प्लांट होते हैं, जो एक पेरेंट दोनों गैमेट दे सकता है, मेल गैमेट भी दे सकता है, फीमेल गैमेट भी दे सकता है, ठीक है। तो वो होते हैं बायसेक्सुअल प्लांट। और इनको हम क्या कहते हैं, मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनोशियस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एक ही पेरेंट चाहिए, तो एक ही पेरेंट से दोनों गैमेट आ रहे हैं, मेल और फीमेल गैमेट, ठीक है। और दोनों गैमेट एक ही पेरेंट से आ रहे हैं और एक ही से फ्यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये मोनोशियस है। मोनोशियस का मतलब एक का फ्यूजन, इशियस का मतलब एक का फ्यूजन, ठीक है। और डाइशियस का मतलब दो का फ्यूजन, देखो डाई का मतलब दो और इशियस का मतलब दो का फ्यूजन, डाई का मतलब दो और इशियस का मतलब फ्यूजन, तो डाइशियस दो का फ्यूजन, ठीक है। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल पपाया और वाटरमेलन। हाँ, एक और बात, एनिमल के केस में इनको बायसेक्सुअल प्लांट को हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स। कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, इनका एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म ऐसे होते हैं जिनके पास मेल और फीमेल दोनों हो। उसके बाद यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होते हैं, पपाया वाटरमेलन, ये एग्जांपल बुक में दे रखे हैं। इनके पास या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, या तो मेल ऑर्गन होगा या फीमेल ऑर्गन होगा। और दोनों के दोनों जो गैमेट हैं वो डिफरेंट पेरेंट से आते हैं, ठीक है। दो पेरेंट रिक्वायर होते हैं, अब दो पेरेंट रिक्वायर होंगे क्योंकि दोनों गैमेट भी डिफरेंट पेरेंट से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फ्यूजन दो का हो रहा है, तो डाइशियस, ठीक है। तो ये समझ आया। उसके बाद यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लो। अब यहाँ पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल गैमेट में कुछ फर्क होता है। जो एसेक्सुअल में गैमेट होते हैं उनका जो साइज होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है, एक जैसे दिखते हैं, मतलब ऐसे होते हैं कि उनकी शेप भी सेम, साइज भी सेम, एक जैसे दिखते हैं। और उनको डिफ्रेंशिएट मतलब कि अलग अलग करना कि ये मेल है ये फीमेल है, डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि एक जैसे दिखते हैं। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, वो जो गैमेट होते हैं, एक बड़ा होता है मोटाइल, नॉन मोटाइल होता है, तो एक छोटा होता है मोटाइल होता है, ठीक है। मोटाइल का मतलब कि आराम से मूव करने वाला, नॉन मोटाइल मतलब एक जगह बैठने वाला, ठीक है। तो मेल गैमेट कैसा होता है, स्मॉल होता है, मोटाइल होता है, मूव करता है, और स्मॉल होता है, एग्जाम्पल स्पर्म, ठीक है। और फीमेल गैमेट लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है, एग्जाम्पल फीमेल का ओवा, ठीक है। तो सेक्सुअल में ये होता है कि गैमेट जो होते हैं एक दूसरे से अलग अलग लगते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, जिसको हम टेस्टिकल्स भी बोलते हैं, गोनैड्स भी बोलते हैं। गोनैड्स क्या होते हैं, गोनैड्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो गैमेटोजेनेसिस करते हैं। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट की फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो टेस्टिस को गोनैड्स बोलते हैं। गोनैड्स वो होते हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि स्पर्म बनाते हैं टेस्टिस। और होते हैं यहाँ पे एट द लोअर एब्डोमेन इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन क्या होता है, पेट से नीचे, या फिर हमारा जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे नीचे क्या है, पेल्विक रीजन है, ठीक है। तो गोनैड्स समझ आ गया, टेस्टिस को बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इनको गोनैड्स से बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं किनको, जो गैमेट का फॉर्मेशन तो करते हैं, साथ ही में उनको रिलीज भी करते हैं, सीक्रेट भी करते हैं, ठीक है। सीक्रेट का मतलब रिलीज करना और उनका फॉर्मेशन। ऐसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या काम करते हैं, सिर्फ गैमेट का ट्रांसफर करते हैं, जबकि प्राइमरी क्या काम करते हैं, उनको बनाते भी हैं और सीक्रेट भी करते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं, मैच्योरेशन भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं,
मतलब कि गैमेट को बनाने का और निकालने का काम कौन कर रहा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उनका क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उन गैमेट को। मैच्योरेशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, कि वो वर्किंग भी है या नहीं है, बेकार है तो और उनका ट्रांसपोर्ट भी करना कौन करता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं, इनके पास एक्सेसरी डक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स मतलब क्या होता है? जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं गैमेट की। ये कौन कौन से होते हैं? रेटे टेस्टिस, वास डेफरेंस। देखो ये रहा, ये तुम्हारा क्या है? टेस्टिस है। ये किस में है? एक पाउच में है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। एक पाउच होता है। ठीक है, तो उसमें ये टेस्टिस है। ठीक है, अब ये जो इसके अंदर टेस्टिस है, इसमें क्या होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस टिब्यूल। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। अभी इतना डिटेल में नहीं जाना कि कैसे बनता है, बस इतना ही ध्यान रखो कि सेमिनिफेरस, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस का नहीं है, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्म बनेगा और वो कहाँ से ट्रांसफर होगा? रेटे टेस्टिस में जाएगा। फिर ये रहा रेटे टेस्टिस, फिर रेटे टेस्टिस से ऊपर जाएगा वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया में जाएगा। ठीक है, वासा फ्रेंशिया से फिर एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या करता है? स्पर्म को स्टोर भी करता है। फिर एपिडाइमिस से कहाँ जाएगा? ये एपिडाइमिस। एपिडाइमिस से कहाँ जाएगा? वास डेफरेंस में। ठीक है, वास डेफरेंस से सीधा ये कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, ये जो मैंने बनाया, ये क्या ग्लैंड्स है। ये ग्लैंड क्या करती है? देखो, ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ठीक है, जब भी हम यूरिन पास आउट करते हैं तो क्या होता है? हमारे जो पेनिस होता है, सॉरी, जो पेनिस के अंदर का जो रीजन होता है वो क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है यूरिन पास आउट करने से। ठीक है, अंदर का रीजन एसिडिक हो जाएगा तो क्या होगा? स्पर्म की एंट्री बाहर हो नहीं पाएगी। ठीक है, स्पर्म जैसी एसिडिक रीजन में आएंगे तो वो मर जाएंगे। तो उसको बेसिक करने के लिए काम कौन करता है? ग्लैंड्स। बेसिक करने का काम कौन करता है? ग्लैंड्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर देते हैं, जैसे कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम। किसमें? सीमेन में, हमारे स्पर्म में। ठीक है, तो तभी हमारा क्या बनता है? सीमेन बनता है। हमारे स्पर्म में कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम ऐड करते हैं, तभी जाके सीमेन वो कहलाता है। सीमेन क्या होता है? सीमेन की बात करें तो स्पर्म प्लस ग्लैंड फ्लूइड, जो ग्लैंड से फ्लूइड आया वो, और साथ में स्पर्म। ठीक है, सिर्फ स्पर्म बोलेंगे तो वो तो स्पर्म ही होगा। ठीक है, वो तो गैमेट है, और गैमेट प्लस ग्लैंड फ्लूइड, जो ग्लैंड से फ्लूइड आया बाहर वो, तो उसको मिला के क्या बोलेंगे? सीमेन। तो अब समझ आ गया होगा क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और पाथ भी मैंने समझा दिया। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो टेस्टिस में, वहां से रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से कहाँ पे? वासा फ्रेंशिया, वासा फ्रेंशिया से एपिडाइमिस, एपिडाइमिस से वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से सीधा यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर। ये ग्लांस पेनिस किसको बोलते हैं? जो लूज फोल्ड होता है स्किन का। ठीक है, तो यूरेथ्रा और फिर यूरेथ्रल ओपनिंग से बाहर। ठीक है, तो ये सब समझ आ गया। और ये यूरेटर है जो कहाँ से आ रही है? किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। ठीक है, यूरिन जो है, और क्या कहते हैं, हमारे गैमेट है, जो स्पर्म है और यूरिन का सेम पाथ होता है। क्या पाथ होता है? सेम पाथ होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा से ही दोनों निकलते हैं, स्पर्म भी और यूरिन भी। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी सेम पेयर होगा ओवरीज का। ठीक है, जो कहाँ पे होगा? लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में। ठीक है, ये तो बता चुका हूँ क्या होता है, लोअर एब्डोमेन पेल्विक रीजन में। और मेमरी ग्लैंड्स इसमें होते हैं, लेकिन वो मेमरी ग्लैंड्स आफ्टर बेबी बर्थ काम करते हैं। ठीक है, आफ्टर बेबी बर्थ में क्या होता है? प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, एक हार्मोन है प्रोलैक्टिन, वो रिलीज होता है। वो क्या करता है? मिल्क फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है हमारे मेमरी ग्लैंड्स में। ठीक है, मिल्क फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बेबी को फीड करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेसरी डक्ट कौन से हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इनको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये फेलोपियन ट्यूब का ही है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या आता है? इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्प्यूला। ठीक है, ये तीन पार्ट आते हैं,
ये रहा इनफंडिबुलम, ठीक है। इनफंडिबुलम में ये देख रहे हो फिंगर लाइक कुछ बना हुआ है प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक जो बना हुआ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये देखो ये ओवरी थी, ये ओवरी है। ओवरी ने ये क्या करा, ये जो डॉट मैंने बनाई है, ये एग रिलीज करा। ये एग अब यहाँ से ट्रांसफर होके ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ये इसको पकड़ लेगी और अंदर कैप्चर कर लेगी। एग को अंदर कैप्चर करके ये अंदर जाएगा इनफंटिबुलम से। अब ये देखो इसका जो एग का साइज है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये देखो इस्थमस तक आते आते ये बीच में एम्पुलर रीजन है जो थोड़ा बड़ा साइज होता है, ब्रॉड होता है एम्पुलर रीजन। और यहाँ पर आते आते देख रहे हो थोड़ा इसका जो ब्रॉडनेस है वो शॉर्ट हो गई, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई, ठीक है, थिन हो गया। तो यहाँ पे क्या है, इस्थमस है। ये इस्थमस में सबसे बड़ा साइज हो जाता है किसका, एग का। अब यहाँ से स्पर्म आएगा, ये स्पर्म कहाँ से आता है, वेजाइना से, सर्विकल कैनाल से सर्विक्स, और सर्विक्स से ये यूट्रस, ठीक है। यूट्रस से फिर ये स्पर्म जो है इस्थमस में जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। और वो जो जाइगोट होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, एम्ब्रियो जो होगा वो दोबारा से यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, इसी को इम्प्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक लेवल लो होने लगा, ठीक है। जो गरीब था वो और गरीब होने लगा, ठीक है, पुअर और पुअर होने लगा। तो उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप निकाले, कुछ मेजर्स निकाले इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए। उन्होंने क्या कहा कि 1 चाइल्ड नॉर्म होना चाहिए, मतलब कि हर घर में एक ही चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करो, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या होते हैं, जो ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इम्प्लांट्स, ठीक है, और सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। तो फिजिकल बैरियर क्या करते हैं, जो स्पर्म और एग की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकते हैं किसके, स्पर्म और एग को, ठीक है। इसमें मेल में कॉन्डम होता है और फीमेल में क्या होता है, मेल में कॉन्डम और फीमेल में वेजाइनल कवरिंग होती है, ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होता है, पिल होती है जो हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती है। हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, फीमेल बॉडी तैयार नहीं होती एग को क्या कहते हैं रिलीज करने के लिए और फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार नहीं होती, बेबी को बर्थ देने के लिए तैयार नहीं होती, ठीक है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा तो बॉडी खराब हो जाएगी। तो इसके बड़े सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं पिल्स के, ठीक है। और कॉपर टी और मल्टीलॉट 375 क्या है, ये यूट्रस में इम्प्लांट होता है। क्या करता है, जब जैसे स्पर्म एंटर करता है तो ये स्पर्म को वीक कर देता है, लेस मोटाइल कर देता है, मतलब कि उसकी जो स्पीड होती है कम कर देता है, जिसकी वजह से ये स्पर्म जो है फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद आते हैं इम्प्लांट, यूट्रस में ये हार्मोन रिलीज करते हैं जो प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। उसके बाद आते हैं सर्जिकल मेथड, ये दोनों सर्जिकल मेथड है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। सर्जिकल मेथड कैसे होते हैं, वास डेफ्रेन होता है, वास डेफ्रेन को मेल में कट कर देते हैं और उसको टाई अप कर देते हैं। अब इससे क्या होगा, स्पर्म की जो पाथ है वो रुक जाएगा, वास डेफ्रेन से सीधा यूरेथ्रा में आता है, मैंने भी समझाया था। तो पाथ रुक जाएगा तो स्पर्म बाहर आएगा, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी, इसमें ओविडक्ट को क्या कहते हैं कट करके टाई कर देते हैं। ओविडक्ट अगर कट कर देंगे, टाई कर देंगे तो क्या होगा, एग जो है रिलीज नहीं होगा यूट्रस में, उसका भी पाथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और है कि भाई हम एक टेक्निक यूज करते हैं, प्रोसेस एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस से क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि भाई जो बेबी है उसका सेक्स क्या है, ठीक है, यहाँ वो मेल है या फिर वो फीमेल है, ठीक है। फीमेल होता है तो क्या करते हैं, तुम्हें पता ही है कि एबॉर्शन करा देते हैं। इस वजह से क्या होता है, हमारी कंट्री में मेल टू फीमेल सेक्स रेशियो बहुत कम है, ठीक है, मतलब कि फीमेल का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसको भी रोकने के लिए ये जो है इलीगल टेक्निक है, गवर्नमेंट ने इसको इलीगल कर दिया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 में हेरिडिटी क्या है। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है। जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर, जैसे कि आईब्रो कलर, हेयर कलर, ठीक है, आईब्रो शेप या टंग शेप, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से आते हैं बच्चों में, ठीक है। तो हेरिडिटी ये होता है। अब इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। लेकिन इनहेरिटेंस में फ़र्क क्या है कि ये बताता है पाथ कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। पाथ बताता है कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होने का, ठीक है। पाथ कैसे बताता है, जैसे कि इसमें लिखा ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पेरेंट सेल। पेरेंट का जो सेल होगा उसमें से ही तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, ठीक है। और कहाँ पे होगा, जो सेल कॉपी हुआ, ठीक है, सेल कॉपी होगा ना, क्योंकि सेल कॉपी क्यों होगा, क्योंकि वो ट्रांसफर होना है ऑफस्प्रिंग में। तो जो सेल कॉपी होगा उसमें ट्रांसफर होगा जेनेटिक मटेरियल, इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन पेरेंट सेल टू कॉपीड सेल, ठीक है। इसलिए क्या बताता है, पाथ बताता है कैरेक्टर का ट्रांसफर होने का। तो ये पाथ हो गया ना। उसके बाद वेरिएशन क्या होती है, अब जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट से बिल्कुल मिलते जुलते थोड़ा ना होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन थोड़ा ना होंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, थोड़ा बहुत क्या होगा, चेंज होगा, इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन, ठीक है। ये वेरिएशन आता क्या, मैंने बताया था रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि क्यों आता है बताओ, क्योंकि डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है। डीएनए कॉपीज बनाने के लिए क्या है, डीएनए बहुत बड़ा होता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेसी से नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है डीएनए कॉपी करने में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो चेंज आता है उसी वजह से वेरिएशन आती है, ठीक है। अब कहीं पर बेस पेयर चेंज हो गया तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन चेंज हो गया तो बालों का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ड्यू टू मेकिंग ऑफ डीएनए कॉपी इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ड्यू टू, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसीलिए क्योंकि ये डीएनए कॉपी बनाता है। ड्यू टू वेरिएशन, ड्यू टू विच वेरिएशन अकर, ड्यू टू मेकिंग ऑफ डीएनए कॉपी इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ड्यू टू विच वेरिएशन अकर, दैट इज एक्चुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब मेंडल पे आते हैं। मेंडल ने क्या किया था, 7 साल तक ट्री प्लांट पे स्टडी करी थी, ठीक है, 1856 से 1863। इसने क्या किया, डिस्कवर करे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स इसमें पी प्लांट में, ठीक है। 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स डिस्कवर किए, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से। तो पी प्लांट पे ही क्यों इसने स्टडी करी, पी प्लांट ही क्यों चुना इसने, इसलिए क्योंकि पी प्लांट जो था वो हर सीजन में ग्रो हो जाता था। पी प्लांट मतलब मटर का पौधा, इसको पाइसम सेटाइफॉर्म भी कहते हैं। पाइसम सेटाइफॉर्म साइंटिफिक नेम है किसका, पी प्लांट का, ठीक है। तो ये हर सीजन में ग्रो हो जाता है इसलिए इसको चुना। और तो ये कुछ हफ्तों में ही ग्रो हो जाता था, वेरी शॉर्ट टाइम में ग्रो हो जाता था, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम में ग्रो होगा तो मेंडल जल्दी से जल्दी स्टडी कर पाएगा ना, अपनी सारे कैरेक्टर को स्टडी कर पाएगा कम टाइम में, इसलिए चुना, ठीक है। तो ये समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब ये थे मेंडल के 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट जो उसने डिस्कवर करे थे, ठीक है। कैरेक्टर किनको बोलते हैं, ये हाइट, सीड शेप, सीड कलर, कि वो कैरेक्टर क्या है, ठीक है, हाइट से रिलेटेड है, या फिर जैसे तुम्हें बोले कि आईब्रो की शेप क्या है तो वो कैरेक्टर हो गया, हेयर का कलर क्या है वो कैरेक्टर हो गया। अब आगे बोले कि आईब्रो की शेप थोड़ी राउंड है, ठीक है, तो वो ट्रेट हो गया, ठीक है, उसका टाइप हो गया, जो उसका टाइप होगा वो ट्रेट होगा। जैसे कि हेयर कलर बोले ब्लैक है या फिर ब्राउन है, तो ब्लैक और ब्राउन क्या हो गए, ट्रेट हो गए, उसके टाइप्स हो गए ना, तो वो ट्रेट, वो क्या हुआ, ट्रेट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हाइट क्या हुआ, प्लांट का कैरेक्टर। तो हाइट में दो टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। अभी डोमिनेंट रिसेसिव का क्या मतलब है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस में समझ आएगा। देखो मेंडल ने 2 लॉज दिए थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक लॉ एक और है, वो मैं अभी बता दूँ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो रिसेसिव ट्रेट पे भारी पड़ेगा। जब भी डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट एक साथ होंगे तो रिसेसिव ट्रेट अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को दिखा देगा। देखो डोमिनेंट ट्रेट अपीयर एंड रिसेसिव ट्रेट हाइड्स, रिसेसिव ट्रेट हाइट हो जाएगा, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और डोमिनेट हो जाएगा ना डोमिनेंट ट्रेट के द्वारा, ठीक है। डोमिनेंट ट्रेट से जो रिसेसिव ट्रेट है वो डोमिनेंट हो जाएगा, मतलब कि उस पर भारी हो जाएगा। डोमिनेंट ट्रेट अपीयर इन होमोजाइगस
और हेट्रोजाइगस दोनों में दिख सकता है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? होमो मतलब एक जैसा है, देखो कैपिटल आर, तो इसमें राउंड ही मानेंगे इसको हम, ठीक है। ऐसी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर ये डिफरेंट लेटर हो गए ना दोनों, ये इसमें क्या थे, दोनों सेम लेटर थे तो इनको होमोजाइगस बोला था। इसमें डिफरेंट लेटर हो गए तो इनको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। तब भी ये राउंड ही होगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट वाला है, जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट हो गया ना स्मॉल आर पे, ठीक है। तो ये होता है लॉग डोमिनेंस। ऐसी रिसेसिव ट्रेट जो है, रिसेसिव ट्रेट वो होमोजाइगस में नहीं दिख सकता, क्यों? सॉरी, वो हेट्रोजाइगस में दिख सकता है, वो होमोजाइगस में ही दिखेगा। हेट्रोजाइगस में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये देखो ये रहा हेट्रोजाइगस, यहाँ पे तो रिसेसिव वाला पहले से ही प्रेजेंट है, रिसेसिव वाला अपना जोर नहीं चला पा रहा, तो डोमिनेंट वाला दिख रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है और उसको हटा रहा है, उसके कैरेक्टर को हटा रहा है, ठीक है। इसलिए तो रिसेसिव ट्रेट ओनली अपीयर व्हेन होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट। होमोजाइगस कंडीशन जब होगी तभी रिसेसिव ट्रेट दिखेगा, जैसे कि ये स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे अगर होमोजाइगस में स्मॉल आर होता तो भी ये भी क्या होता, रिंकल होता, ठीक है। लेकिन कैपिटल आर होमोजाइगस है। होमोजाइगस का मतलब होता है कि भाई सेम लेटर, और हेट्रोजाइगस का डिफरेंट लेटर, ठीक है। डिफरेंट लेटर में तो डोमिनेंट दिख जाता है और सेम में भी दिख जाता है, लेकिन रिसेसिव वाला जो अपने अपने में दिखेगा, जैसे कि रिसेसिव वाला है स्मॉल आर, तो ये रिंकल अपने में ही दिखेगा। उसके बाद ये मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस, दो क्रॉस दिए थे किसने, मेंडल ने। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जो दो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। डाइहाइब्रिड क्रॉस कौन सा होता है, जो दो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे कि मान लो एक कैरेक्टर, कोई एक भी ले लो, हाइट, जो ऐसा क्रॉस होगा जो सिर्फ हाइट को कंट्रोल करेगा, जो हाइट के लिए होगा, वो मोनोहाइब्रिड होगा। और ऐसा क्रॉस जो हाइट और सीट शेप के लिए भी होगा, वो कौन सा होगा, डाइहाइब्रिड। तो समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हाइट जो है टॉल और ड्वार्फ। टॉल जो होगा डोमिनेंट ट्रेट है और ड्वार्फ जो है रिसेसिव ट्रेट है। टॉल के लिए हम कैपिटल टी यूज करेंगे, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ऐसी सीट शेप, राउंड और रिंकल, राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल के लिए स्मॉल आर। तो ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ठीक है। सीड शेप सीड कलर कैसा होगा, येलो और ग्रीन। येलो में कैपिटल वाई और ग्रीन में स्मॉल वाई। पोर्ट शेप में इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई, और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि चिपकी बिल्कुल मटर के दाने चिपके होते हैं जब, तब। और फूले भी आता है, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है, और इन्फ्लेटेड का ये। ऐसी पोर्ट कलर ग्रीन और येलो। पोर्ट कलर मतलब जो मटर के बाहर का छिलका होता है उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। उसका कलर, पोर्ट शेप तो आ गया कि बाहर का छिलका फूला हुआ है या बाहर का छिलका चिपका हुआ है, तो कंस्ट्रिक्टेड। और पोर्ट कलर, बाहर का छिलके का कलर क्या है, ग्रीन है या फिर येलो है। ग्रीन होगा तो वो डोमिनेंट होगा, येलो होगा तो वो रिसेसिव होगा। ग्रीन के लिए कैपिटल जी और येलो के लिए स्मॉल जी यूज करेंगे। और सीड मतलब जो अंदर का पीस होता है मटर का दाना, वो, ठीक है। उसके बाद फ्लावर पोजीशन एक्सियल होगी या टर्मिनल होगी। एक्सियल का मतलब ये देखो, फ्लावर बिल्कुल ऊपर जाके उग रहे हैं, देखो बिल्कुल एंड पे जाके दिख रहा है पिक्चर में। यहाँ पे टर्मिनल में क्या है, बीच में से निकल रहे हैं, बीच में से ब्रांच निकल रही है, समझ आ रहा है। बीच में से, जैसे ये स्टेम है उसमें से ब्रांच निकल रही है फ्लावर की, तो ये टर्मिनल है, ठीक है। ऐसी नाम से पता लग रहा है टर्मिनल, ब्रांच निकल गई। तो फ्लावर कलर के लिए एक तो वॉयलेट डोमिनेंट होगा और वाइट रिसेसिव होगा। तो ये समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। यहाँ पे देखो लॉ, अगला लॉ जो मेंडल ने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा तो जो ट्रेट होंगे वो इक्वल बटेंगे गैमेट्स में। जो ट्रेट होंगे वो इक्वली बटेंगे गैमेट्स में, ठीक है। ये ट्रेट होते हैं, ये पूरा क्या है, जीन है एक्स वाई, ठीक है। और ये जो ट्रेट होगा ये बटेगा एक्स और वाई, ठीक है। एक्स का 50% चांस है कि भाई वो जाके दूसरे एक्स से फ्यूज करे और एक्स बनाए, जिसका क्या कहते हैं, जो देगा फीमेल। उसके बाद वाई का 50% जो चांस है वो दूसरे एक्स से फ्यूज कर सकता है, ठीक है। और वो क्या बनाएगा, एक्स वाई, जो कि मेल बनाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रेट का 50-50% चांस है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। या फिर ये वाई जो है इस एक्स पे डिपेंड नहीं है, या ये फिर ये जो एक्स है वो इस वाई पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है डिवाइड होने में,
ठीक है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं किसी भी टाइम, 50-50% चांस है दोनों के पास कहीं भी जाने का, तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, बोथ ट्रेड्स आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, 50-50% चांस है दोनों के पास दूसरे एक्स के साथ फ्यूज होके मेल या फीमेल बनाने का। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब कि जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो ये जो ट्रेट है हाफ हो जाएंगे, मतलब कि जो हमारे 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, ठीक है, तो 46 का 23 बढ़ जाएगा गैमेट्स में, मतलब कि हाफ गैमेट्स पे 23 रहेगा, हाफ गैमेट्स में 23 रहेगा। तो समझ आ रही है, तो इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, मतलब कि हाफ होना। ठीक है, अब आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल ने किया था सबसे पहले, होमोजाइगस प्योर लाइन्स लिए थे। प्योर लाइन्स का मतलब मैंने बताया ना, जिसमें एक ही कैरेक्टर हो, सॉरी एक ही ट्रेट हो, डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है दोनों, रिसेसिव है तो दोनों स्मॉल टी है। ठीक है, तो होमोजाइगस का मतलब ये होता है टॉल ड्वार्फ से करेगा होमोजाइगस वाला, तो टी और इसको करेंगे क्रॉस। तो फर्स्ट जनरेशन में ये हमारे 4 गैमेट्स आ गए। अब इन 4 गैमेट्स को हम सेकंड जनरेशन में फ्यूज करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, पुनेट स्क्वायर। इस स्क्वायर को क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसे रखते हैं, ये कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, क्योंकि हम किसका करवा रहे हैं, एक मेल से आएगा गैमेट और एक फीमेल से आएगा। ये वाला मेल का हो गया मान लो, और ये वाला फीमेल का हो गया। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज करेंगे, 2 ही तो गैमेट होंगे ना, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे रखेंगे, और फिर इनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। कैपिटल टी क्रॉस हो गए, कैपिटल टी बनाएगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, ये वाला तो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी क्रॉस करके स्मॉल टी। समझ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो पूछते हैं। फिनोटिपिक का मतलब क्या है, ये सिर्फ टॉल और ड्वार्फ देखता है कि टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है, सिर्फ टॉल देखेगा, ड्वार्फ देखेगा और खत्म, रेशियो बना देगा। तो रेशियो देखो, ये भी टॉल है टी, मैंने बताया होमोजाइगस में भी जो डोमिनेंट वाला करेक्टर है वो अपने आप को शो करता है, और हेटेरोजाइगस में भी करता है। तो ये तीनों तो टॉल हो गए, तो टॉल के नीचे 3 लिख देंगे रेशियो बनाने के लिए। अब ड्वार्फ तो एक ही हमारे पास, एक ही, तो ड्वार्फ का आ गया। ऐसी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। अब ये जो जीनोटाइप है ये देखता है कि भाई कौन होमोजाइगस है कौन हेटेरोजाइगस है, और ड्वार्फ तो होमोजाइगस में ही रहता है। ठीक है, तो ये ऐसे रेशियो आएगा, होमोजाइगस टॉल, फिर हेटेरोजाइगस टॉल, फिर होमोजाइगस ड्वार्फ तो होमोजाइगस में रहता है, हेटेरोजाइगस होता नहीं है। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल कितना, ये एक ही है, तो 1 लिख दिया। हेटेरोजाइगस टॉल 1 और 2 लिख दिया। तो होमोजाइगस ड्वार्फ एक ही है, तो ये भी आ गया। तो ये समझ आया था, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। तो अब ये डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब मैंने बताया था 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला, राउंड येलो सीड रिंकल ग्रीन के साथ क्या होगा, क्रॉस होगा। राउंड येलो में कैपिटल आर कैपिटल वाई येलो के लिए लेंगे। ऐसी रिंकल ग्रीन के लिए स्मॉल आर स्मॉल वाई लेंगे। ठीक है, इनको क्रॉस करेंगे तो इनके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर ये क्रॉस होके क्या बनाएंगे, अपने गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नहीं आ समझ, देखो कैपिटल आर जो है वो इससे फ्यूज करेगा, जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो ये मिक्सअप हो जाएगा, ये जो होमोजाइगस है इस वाले होमोजाइगस से मिक्सअप हो जाएगा। जब क्रॉस बनाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि होमोजाइगस कंडीशन थी यहाँ पे, ये अब हेटेरोजाइगस हो जाएगी और ये आ जाएगा। तो इन दोनों से ये आएगा। बात समझ आ रही है। ये फर्स्ट जनरेशन का गैमेट है। अब ये फर्स्ट जनरेशन का जो गैमेट है ये आगे फर्दर, अब जो पेरेंट का ये हो गया ना, ये पेरेंट का सेल हो गया, मान लो पेरेंट के सेल में ये डीएनए है। अब ये डीएनए क्या करेगा, आगे अपने गैमेट बनाएगा, तो गैमेट 4 बनेंगे फिर से। अब गैमेट कैसे बनते हैं, जितनी प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि कैपिटल आर एक तो बड़े वाई के साथ जुड़ सकता है, एक छोटे वाई के साथ जुड़ सकता है। मैंने बताया ना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही तो कहता है कि कैपिटल आर जो है उसकी
चांस है कि भाई वो कैपिटल वाई के साथ जुड़ जाए या स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाए, या फिर स्मॉल आर का 50% चांस है कि वो कैपिटल वाई के साथ जुड़ जाए या स्मॉल वाई के साथ जुड़ जाए। बात समझ आ रही है? यही है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि बिना किसी के रोक टोक के या फिर ये डिपेंडेंसी के एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो आर आर ये बनेगा, मतलब कि कैपिटल आर की 50% चांस है कैपिटल वाई के साथ जुड़ने का और 50% चांस है स्मॉल वाई के साथ जुड़ने का, और स्मॉल आर का भी 50% चांस है कैपिटल वाई के साथ जुड़ने का और स्मॉल वाई के साथ जुड़ने का। ठीक है, तो ये 4 गैमेट बन गए। अब इन 4 गैमेट को हमने पुनेट स्क्वायर में रख के क्रॉस कर दिया, जैसे कि ये कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल वाई ये हो गया। ठीक है, ऐसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो ऐसे ही क्रॉस कर करके ये पूरा बन गया। अब इसमें से जो पूछेंगे वो है फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:1, जीनोटाइपिक रेशियो नहीं पूछते। ठीक है, तो यही पूछेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल के पास XX क्रोमोसोम होता है और फीमेल के पास XY क्रोमोसोम, मेल के पास XX क्रोमोसोम होता है और मेल के पास, अब यहाँ पे आता है देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या है, जो फीमेल होगी उसके पास क्या होगा XX क्रोमोसोम, और जो मेल होगा उसके पास क्या होगा XY क्रोमोसोम। ठीक है, मेल है, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अब ये 46 बटेंगे ना 23 में, अगर मान लो ये 46 ही कंबाइन हो गए जाके, तो मैंने कल बताया था, मतलब उसमें बताया था ना कि भाई 46 अगर कंबाइन हो गए तो क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा, वो कुछ और बनेगा। ठीक है, तो 23 कंबाइन होंगे तभी तो जाके 46 बनेंगे, और 46 का सेट बनेगा तो तभी तो ह्यूमन बीइंग बनेगा। ठीक है, तो 23 बढ़ जाएंगे गैमेट्स में। ठीक है, एक्स जो फीमेल होगी वो एक ही टाइप का गैमेट देगी, एक्स गैमेट। ठीक है, और जो मेल होगा वो एक्स गैमेट भी दे सकता है और वाई वाला गैमेट भी दे सकता है, मतलब कि उसके 50% फॉर्म में एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और 50% में वाई क्रोमोसोम होंगे। अब ये फिर वो आ गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, इस 50% का चांस है कि भाई ये वाले एक्स के साथ फ्यूज होके XX बना दे, या फिर ये वाले एक्स के साथ फ्यूज होके ये XX बना दे, तो फीमेल 50% बन सकती है। ठीक है, ऐसे ही इस वाले का है चांस, इसके साथ और इसके साथ 50%, तो मेल भी बना सकते हैं 50%। तो समझ आया सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, यही होता है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है कि एक हीमोफिलिक मेल फादर है, ठीक है, और कैरियर फीमेल मदर है। ठीक है, अब वो कैरियर है हीमोफीलिया डिसीजेस के लिए, और मेल के पास क्या होता है XY होता है। जो वाई वाला क्रोमोसोम है, जो वाई वाला ट्रेट है वो रिसेसिव होता है, और एक्स वाला जो ट्रेट होता है वो डोमिनेंट होता है। तो जो डोमिनेंट होगा उस पर अगर मान लो डिसीज आ गया तो वो खराब हो गया मान लो। ठीक है, लेकिन फीमेल के पास क्या है, दोनों डोमिनेंट है XX, क्योंकि X वाला डोमिनेंट होता है और Y वाला क्या है रिसेसिव, तो इसके पास क्या है डोमिनेंट है दोनों है। X के ऊपर क्या आ गया, एक X के ऊपर क्या आ गया, डिसीज आ गया, C का मतलब डिसीज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैरियर हो गया। कैरियर क्यों हुआ, क्योंकि अभी इसमें इसकी बॉडी में वो डिसीज शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरे वाला डोमिनेंट जो है वो भारी पड़ रहा है, दूसरे वाला डोमिनेंट भी तो प्रेजेंट है X। ठीक है, तो वो संभाल रहा है उस डिसीज को। ठीक है, दूसरे वाला मान लो खराब हो गया डोमिनेंट, लेकिन एक डोमिनेंट तो जिंदा है, तो एक डोमिनेंट है तो वो डिसीज को संभाल रहा है। इसीलिए जो यहाँ पे फीमेल है वो कैरियर है, वो डिसीज नहीं है, उसको डिसीज हुआ नहीं है, लेकिन वो आगे ट्रांसफर जरूर कर सकती है अपने सन में। ठीक है, क्योंकि सन को ही तो वो X देगी, वैसे तो X वो फीमेल को भी देगी। ठीक है, लेकिन ट्रांसफर किसको करेगी, ज्यादातर सन को। फीमेल को क्यों नहीं करेगी, फीमेल को इसलिए नहीं करेगी क्योंकि फीमेल को X एक और जगह से मिलता है, वो है कहाँ से, फादर से। लेकिन यहाँ पे ये बोला कि फादर को भी हीमोफीलिया है, तो यहाँ पे अब फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, फीमेल के भी चांस है होने के हीमोफिलिक। तो क्योंकि यहाँ पे वाई पे तो होता नहीं, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है, इसलिए ये दूसरे वाले को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए जो फादर है पूरा हीमोफिलिक हो जाएगा डिसीज से ग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रॉस करा XC और X, कैरियर का मतलब यही होता है कि एक पे होगा डिसीज, एक पे नहीं होगा, और फादर में तो X पे होगा और Y पे तो हो नहीं सकता क्योंकि वो रिसेसिव है, डोमिनेंट पे ही होता है। तो अब इसको क्रॉस करेंगे तो XC आ जाएगा, है इसमें XC Y आ जाएगा, XC और X आ जाएगा,
तो इनकी पॉसिबिलिटी बनेगी जैसे कि 25% मेल जो है, ये 25% हो गए पूरे में से, ठीक है, ये 1/4 पार्ट हो गया तो 25%, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ऐसी 25% फीमेल, ये कितनी हुई, कैरियर हुई, ये देखो ये लिखा हुआ है 25% फीमेल कैरियर। ऐसी ये वाले जो फीमेल हुई, ये तो पूरी की पूरी डिसीज वाली हो गई, क्योंकि कोई भी डोमिनेंट बचा नहीं, दोनों पे एक्स पे सी है, ठीक है। तो फीमेल 25% कैसी होगी, हीमोफिलिक। ऐसी 25% जो मेल होंगे वो भी कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो ये समझ आया। अब यहाँ पे चैप्टर 9 खत्म, अब चैप्टर 15 पढ़ते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो 15 चैप्टर आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट का मतलब क्या है कि हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हो गए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई, प्लांट्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई, रॉक्स हो गए, एयर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गई, सॉइल हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। तो लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्शन ही इकोसिस्टम है। एक पर्टिकुलर एरिया में दोनों रह रहे हैं, लिविंग थिंग भी रह रही है, नॉन लिविंग थिंग भी रह रही है, और दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, कि दोनों एक एरिया में रह के इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं। उसके बाद इंटरेक्टिंग, ये तो डेफिनेशन लिखी है, इन अ पर्टिकुलर एरिया गिव इकोसिस्टम, ठीक है, ये पढ़ लेना। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम भी होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम भी, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। नेचुरल कौन से होंगे, जो फॉरेस्ट होगा, लेक होगा, जो नेचर ने बना दिए। ह्यूमन ने जो बनाए वो हो सकते हैं एक्वेरियम या फिर क्रॉपलैंड, जो हम क्रॉप उगाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, इकोसिस्टम हो गया। दो एग्जाम्पल है, पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है कि भाई क्या होता है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में सबसे पहले सनलाइट से एनर्जी लेते हैं कौन, प्लांट्स, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स किनको कहते हैं, जो अपना फूड खुद बनाए, और हेट्रोट्रॉफ्स किनको कहते हैं, जो दूसरे से फूड लेते हैं। जैसे कि कौन होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स, ठीक है। ये सारे क्या है, हेट्रोट्रॉफ्स है, ठीक है। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और फोटोट्रॉफिक है क्यों, क्योंकि ये सनलाइट लेके अपना फूड बना रहा है, फोटोट्रॉफिक। कीमोट्रॉफिक का मतलब होता है केमिकल से बना रहा है अपना फूड, तो फोटोट्रॉफिक का मतलब होता है फोटो मतलब लाइट, लाइट से अपना फूड बना रहा है। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे कौन है, प्लांट, जो सनलाइट एनर्जी को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी, मतलब कि शुगर बना रहे हैं अपने फ्रूट्स में, ग्लूकोज बना रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो है, फिर जो प्लांट्स है वो उनको ईट कौन करते हैं, कंज्यूमर। कंज्यूमर भी तीन टाइप के हो सकते हैं, हर्बीवर, हर्बीवर जो होते हैं फूल पत्ती खाते हैं, ठीक है, वही तो प्लांट को खाते हैं। ऐसी हर्बीवर को फिर कौन खाएगा आगे, कार्निवर, फिर कार्निवर को कौन खाएगा, ओमनी, कार्निवर और हर्बीवर दोनों को खा सकते हैं, ओमनीवर, ठीक है। तो ऐसी है ये। अभी आगे फूड चेन और फूड वेब में और समझ आ जाएगा। व्हेन दीज एनिमल्स, जब ये एनिमल डेड हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, डेड हो जाएंगे जब ये एनिमल, तो क्या होगा, इनकी बॉडी सड़ी जाएगी, ठीक है। अब इनकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, जो भी, वो वापस से सॉइल में चले जाते हैं। वो काम कौन करता है, डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जैसे कि अर्थवॉर्म, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, उनकी बॉडी को सड़ा देते हैं, खा लेते हैं, और दोबारा से उसको सॉइल में ट्रांसफर कर देते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स को जो प्लांट है वो फिर से यूटिलाइज कर लेता है, और ये साइकिल बननी रहती है, ये साइकिल चलती रहती है, प्लांट से सीधा हर्बीवर, कार्निवर, ठीक है, ऐसे होता है। और फिर डेड जो हो जाते हैं वो सॉइल में दोबारा चला जाता है, फिर सॉइल से दोबारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये साइकिल बन रही है। तो समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे देखो फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, एक स्ट्रेट चेन होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है, ठीक है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और खाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, फूड चेन एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर खा रहे हैं, कंज्यूमर को डिकम्पोजर खा रहे हैं, तो एक स्ट्रेट चेन जब बनती है तो उसको कहते हैं फूड चेन। ये देखो डेफिनेशन लिखे, इट इज अ सीरीज ऑफ चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म eaten by another and in turn it is eaten by any other organism। किसी और ऑर्गेनिज्म से फिर वो खाया जाता है, ठीक है। ईच स्टेप इन अ फूड चेन, हर एक स्टेप फूड चेन में क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं उसको, हर एक स्टेप को, ठीक है। जैसे कि सनलाइट के बाद आए क्या, प्रोड्यूसर जो कि प्लांट है, तो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। कौन सा ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, पहला ट्रॉफिक लेवल, इनको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंज्यूमर ने इनको खा लिया, ठीक है, फूल पत्ती को,
फिर इनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। जो छोटे होंगे कंज्यूमर वो खाएंगे, और उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है। अब इसके बाद मैं समझा रहा था कि ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी कंज्यूमर होगा, ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल को सेकेंडरी कंज्यूमर का बोलते हैं, ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड ट्रॉफिक लेवल को टर्शरी कंज्यूमर। जो कि बड़े कार्निवर्स होंगे वो कौन से होंगे, टर्शरी कंज्यूमर। और जो छोटे कार्निवर होंगे वो कौन से होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये होता है ट्रॉफिक लेवल। अब एनर्जी जो फ्लो करती है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और जो एनर्जी होती है वो वापस से नीचे नहीं आएगी। जो सन की एनर्जी वो दोबारा थोड़ा ना सन पे चली जाएगी। ठीक है, तो वो ऊपर ही फ्लो करती है एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। उसके बाद फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होते हैं ब्रांच। इसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को खा सकते हैं, या फिर वही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से खाया जा सकता है। तो ऐसी फूड वेब बन जाएगी, एक ब्रांच बन जाती है, उसी को कहते हैं फूड वेब। इट इज द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म eaten by two or more organism and in turn it is eaten by many other organism। ठीक है। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, अब हम क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। ठीक है, अब वो क्या होगा, जब हम वो जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है वो वाटर बॉडीज में जा सकता है, या फिर प्लांट्स उनको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जब यूटिलाइज करेंगे तो हम प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाएंगे। ठीक है, और हमारे अंदर क्या आएंगे, केमिकल आएंगे। ठीक है, और वाटर बॉडीज में अगर जाएंगे तो वाटर के जो प्लांट्स होंगे उनमें केमिकल आ जाएगा, और एक्वेटिक प्लांट जो ऑर्गेनिज्म होंगे, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो भी उनको यूटिलाइज करेंगे तो उनमें भी केमिकल आ जाएगा। तो एक्वेटिक में जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको फिर शायद बड़ी व्हेल वगैरह खा लेंगी। ठीक है, तो जो बड़े कंज्यूमर होंगे उनमें सबसे ज़्यादा केमिकल का अमाउंट होगा इन कंपेरिजन टू जो छोटे होंगे, जो प्रोड्यूसर, जो छोटे ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, जो नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे होंगे, उन पे जो केमिकल होगा वो कम होगा, जबकि हायर ट्रॉफिक लेवल पे केमिकल जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यही है। ठीक है, जैसे जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो हमारा ट्रॉफिक लेवल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, टॉप ट्रॉफिक लेवल है, तो हमारे में जो केमिकल होगा सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो समझ आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें 10% एनर्जी में क्या होता है, 1% एनर्जी जो होती है प्लांट्स ले लेते हैं, जो उनके लीव्स पे पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हर्बीवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स को खा लेंगे। ठीक है, अब 1% एनर्जी लीव्स ने ले ली। अब हर्बीवर्स जब प्लांट को खाएंगे तो ज़्यादातर जो एनर्जी है वो एनवायरनमेंट को लॉस कर देंगे। ठीक है, और कुछ एनर्जी वो अपना वर्क में खर्च कर देंगे और रिप्रोडक्शन में खर्च कर देंगे। जो उनकी 10% एनर्जी रहेगी, जो पूरी उन्होंने फूड खाया उससे एनर्जी आई, तो मैंने कहा ज़्यादातर एनर्जी तो लॉस हो गई एनवायरनमेंट में, रिप्रोडक्शन वगैरह में। ठीक है, और 10% जो एनर्जी थी वो उनके बॉडी मास को बढ़ाने में काम आई। अब बॉडी मास बढ़ रहा है 10% एनर्जी से, तो इसका मतलब 10% एनर्जी ही है उनमें। ठीक है, अब उनको जब हायर ट्रॉफिक लेवल का कंज्यूमर खाएगा तो वो कितनी एनर्जी लेगा, एवरेज लेगा 10%। ठीक है, एवरेज ऑफ 10% एनर्जी तो पाएगा वो, तो यही है 10% एनर्जी। अब जब वो हायर ट्रॉफिक लेवल का कंज्यूमर 10% एनर्जी ले लेगा तो उससे हायर वाला फिर उसकी 10% लेगा जब उसको खाएगा। तो समझ आया, 10% लो। ठीक है, अब उसके बाद ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, देखो, जब रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो कूलिंग गैस यूज करते हैं। ठीक है, इनका वो क्या कहते हैं, वो साथ में CFC भी रिलीज करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो CFC रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कूलिंग गैस रिलीज करते हैं तो वो साइड प्रोडक्ट में क्या देते हैं, CFC जो होते हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी ओजोन लेयर में पोर्स कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब ओजोन लेयर क्या काम करती है, हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है, स्किन कैंसर से बचाती है। ठीक है, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं किसकी वजह से, CFC की वजह से। ठीक है, और स्किन कैंसर हो रहा है। तो ये सब था ओजोन लेयर डिप्लीशन में। जब हाई रेडिएशन यूवी आती है, यूवी की जब हाई रेडिएशन आती है अर्थ पे, तो वो ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 को स्प्लिट कर देती है, किसमें, नेसेंट ऑक्सीजन में और फ्री ऑक्सीजन एटम में। ठीक है, ऐसे देखो O2 स्प्लिट हो गई OO में। ठीक है, फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर ओजोन बना देता है। जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, ओजोन। ठीक है,
1980 में जो हमारी ओजोन लेयर थी, वो ओजोन जो थी वो डिप्लीशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, मतलब कि खराब होना स्टार्ट हो गई थी। अब 1986 में क्या हो गया, एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम चलाया, जिसमें क्या हुआ, ऐसे रेफ्रिजरेटर बनेंगे जो सीएफसी का यूज नहीं करेंगे, जो सीएफसी को रिलीज नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे रेफ्रिजरेटर यूज होंगे। तो जो सीएफसी वाले थे वो प्रोहिबिट हो गए, मतलब कि उनका यूज बंद हो गया। तो ये था ओजोन लेयर डिप्लीशन में। अब उसके बाद एक आता है कि भाई हमने कुछ टाइम पहले क्या था, ऐसे कप्स, डिस्पोजेबल कप्स यूज किए जो प्लास्टिक कप थे फॉर हाइजीन, ठीक है, हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। लेकिन हमने देखा कि हम बहुत सारे कप यूज कर रहे हैं, तो इकट्ठे हो गए कप, अब इनको डिकम्पोज भी तो करना है, रिसाइकल भी तो करना है। तो डिकम्पोज तो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे को कर नहीं पा रहे थे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको नहीं कर पा रहे थे, हमारी जो कंडीशन अवेलेबल है अर्थ पे उस टेम्परेचर पे नहीं कर पा रहे थे डिकम्पोज, ठीक है, इन कप्स को। तो हमने क्या किया, कुल्हड़ का यूज करा, जो मिट्टी से बनते हैं। लेकिन हमने देखा कि कुल्हड़ की भी जो हाई प्रोडक्शन है वो क्या कर रही है, हमारे सॉइल को खत्म कर रही है, क्योंकि सॉइल से तो बनते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेपर कप्स का यूज करना चालू कर दिया। पेपर कप्स जो थे वो कोई हार्म नहीं पहुंचाते थे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको आसानी से डिकम्पोज कर देते थे, तो इसलिए हमने पेपर कप्स का यूज किया। तो यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट चैप्टर भी खत्म, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, बाय।